अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान ज़हरी है और मैं पाकिस्तान में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता हूँ। इस सिलसिले में आज हम यहाँ पे समारो एक शहर है जो कि कुंडरी उमरकोट के पास है और मीरपुर ख़ास से टुवर्ड्स कोई 50-60 किलोमीटर आगे। तो आज हमारे पास एक गेस्ट हैं, मुश्तबा जान सरहंदी इनका नाम है और बेसिकली ये हमारे तकरीबन 6-7 साल पुराने फार्मर्स हैं और इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी हद तक अडॉप्ट किया है और ये बहुत सारी चीज़ें आज इनसे हम पूछेंगे कि क्या ऑर्गेनिक में किस तरह इन्होंने अभी तक काम किया, क्या हुआ, ये सारे आए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कॉटन क्रॉप है इसको हमने पुराने तरीके से लगाया है, इसमें पिच क्रीज नहीं है और ये सॉइल जो है उस लेवल पे है। इसके ये हैं कि बहुत कम खाद लेता है और बहुत कम पानी मांगता है, मॉइस्चर अपना लांगर चलाता है और इसकी जो डी फ्लावरिंग है वो भी शिकायत नहीं है कंपेयर अदर क्रॉप्स के। बार बार रिपीटेशन, पानी की, खुराक की डेफिशिएंसी वो सारी शो नहीं हो रही है। इस सारे को आप देख लें, इसने यील्ड माशाल्लाह अच्छी देना शुरू कर दी है। ये लोकल वैरायटीज़ की किसी ग्रोअर की लाए हैं। अच्छा मुश्तबा भाई, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह वैसे हमारे साथ तो कनेक्टेड कोई पिछले 7 साल से हैं और 10 साल हो गए। तो 10 साल के आसपास हमें हो गए और आप शुरू से भी पहले नेचर से थे और फिर जब हम आए हमारी बहुत सारी डिस्कशन उसके ऊपर हुई है, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे से सीखी हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है अब तक के ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, किस तरह से इसका स्कोप है और केमिकल फार्मिंग को आप किस तरह देखते हैं? पहले तो मैं आपको केमिकल फार्मिंग की अपनी जितनी भी आपने केमिकल फार्मिंग की है उसकी एक हिस्ट्री जानना चाहता हूं कि आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ है केमिकल फार्मिंग से? केमिकल फार्मिंग हमारे पास चल रही थी, जो रिवायती कन्वेंशनल पुरानी चल रही थी, लेकिन जब हमने होश संभाला तो हमने देखा कि वो हमारे सॉइल को फर्टिलाइज नहीं कर रही थी, बल्कि उसको जैसे बोलें कि कमज़ोर कर रही थी। और उसमें ये जो क्रीज वाला तरीका, खिरे वाला है, ये सारा फसलों को नुकसान नहीं होता। स्लो बाय स्लो जो उसकी फर्टाइलिटी है वो कम हो रही थी। इसलिए हमने सोचा कि हम पुराने तरीक़ों पे आएँ, ऑर्गेनिक तरीक़ों पे आएँ। उसमें उसी की वजह से फसलों में जान है। ये आज ये उसका जो है, आज उसी में ही हमारा शुगर का क्रॉप है, उसी में घास भी हमारा उसी टाइप है। लेस केमिकल या न होने की वजह से इतनी। तो पहले जो आप क्रॉप्स करते थे केमिकल्स के ऊपर, तो उसमें इंसेक्ट्स का हमला और पेस्टिसाइड कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड होता था? जो होती थी कन्वेंशनल कॉटन क्रॉप में, वो ग्रोअर कंट्रोल नहीं कर सकता था। जैसे थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है या दूसरी सुंडियाँ हैं, तो हर ग्रोअर को ये समझाया जाता था कि आप फलां प्रोडक्ट लगाओ तो उसमें रिज़ल्ट आएगी, फलां प्रोडक्ट लगाओ रिज़ल्ट आएगी। लेकिन उसमें हम आते आते लास्ट में इनपुट में, खर्चों में ग्रोअर जो था वो कमज़ोर पड़ गया। तो अभी जब आप लेस केमिकल या लेस इनपुट्स के साथ आप काम कर रहे हैं तो उसके नताइज जो है वो किस वजह से आए हैं? आपने किस अभी तरह? जो 1-2 साल की फर्स्ट रिज़ल्ट है उसमें मैं बोलूँ कि एक क्वार्टर चले हैं, हमारे आउटपुट का कम मिला है, लेकिन हम सेटिस्फैक्ट्री हैं। हमारे सॉइल्स में फर्टिलिटी बढ़ी है, ग्रीनरी बढ़ी है, क्रॉप्स अच्छे हुए हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो यहाँ पे सॉइल के हवाले से अगर बात करूँ तो सॉइल की जो पोजीशन पहले थी आपकी और जो केमिकल की वजह से आपने क्या लॉसेस उठाए सॉइल के हवाले से? सॉइल रिवायती कन्वेंशनल केमिकल में, जिसको इंग्लिश में एग्जॉस्ट बोल रहे हैं, या उसमें फर्टिलिटी न होने के बराबर थी। अभी आप देख लें चीज़ों में ग्रीनिश ज़्यादा है, फर्टिलिटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन माशाल्लाह बढ़ रही है। ठीक है। तो कॉटन इस दफ़ा आपकी माशाल्लाह कैसी हुई है? कॉटन शुक्राना अच्छी हुई है। आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद हमने कॉटन को ट्राई किया। ठीक है। तो कॉटन आपने क्यों सर ड्रॉप कर दिया था? कॉटन इसलिए ड्रॉप कर दिया था कि इसमें कोई भी सीड कंट्रोल नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ सीड थे, उनकी कोई भी रेपुटेशन नहीं थी, उस वजह से हम बोल रहे थे।
तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी ग्रोअर्स हैं उनको किस तरह ऑर्गेनिक पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो या लोग डरते हैं? असल प्रॉब्लम ये है कि लोग डरते भी हैं। ग्रोअर को डरना नहीं चाहिए, नए ट्रायल के तजर्बे का है उनको रखनी चाहिए। अपना कम से कम अपनी खेत का एक क्वार्टर या कुछ पीसें जो है वो ट्रायल के लिए रखे, नई चीज़ें, न्यू वैराइटीज़ उसमें लगाए, ऑर्गेनिक लगाए, नए तरीक़ों से लगाए। तो ऑर्गेनिक में मैं तो ये कहूँगा कि जितना हो सकता है उतना एडॉप्शन ऑर्गेनिक का हो, जिस हद तक हो सके हम केमिकल्स को कम करें। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि एकदम से हाथ निकालना हर बंदे का जिसके पास नॉलेज, रिसोर्सेज, छोटे पैमाने पे शुरू करें, एक क्वार्टर से शुरू करें। हाँ, लेकिन लोग मोस्टली ये होता है, जो मैंने देखा है अपनी एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर, जितना भी मेरा एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस है, उसमें ये देखा है कि लोग जो है वो स्टार्टअप तो लेते हैं बहुत उस पर जोश और वलवले से, और उसके बाद फिर उसी वलवले से वो बैक आ जाते हैं और फिर वो दोबारा पक्के हो जाते हैं। वो इसलिए कि वो एक छलांग मार के फिर गिर जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप छोटे पैमाने पे ही शुरू करो, उस पर आप सेटिस्फैक्ट्री रहो, 2-3 सालों में आपको रिजल्ट आना चाहिए। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, उसके मुताबिक तो ये है कि देखें, जब तक ग्रोअर्स खुद अपनी ज़मीन पे इन्वॉल्व नहीं होगा, सही है, जब तक खुद अपनी चीज़ों को नहीं समझेगा, सॉइल को नहीं समझेगा, वैराइटीज़ को नहीं समझेगा, क्लाइमेट को नहीं समझेगा, ऑर्गेनिक को नहीं समझेगा, तब तक ये सफ़र जो है नामुमकिन है। सही बात, ठीक है। अगर ग्रोअर ये सोचेगा कि यार मैं घर पे बैठा हूँ, मेरी अय्याशी चलती रहे और पीछे मेरा काम भी चलता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो सबसे ज़्यादा फेलियर होने की जो रीज़न है हमारे जो भी फार्मर्स हैं उनकी यही है। जो भी मल्टीनेशनल बाहर की केमिकल कंपनियां हैं वो खूबसूरत हैंड लीफ और एडवर्टाइज करा के आपको यहाँ से मिलाती हैं कि आप ये यूज़ करें, और उनका फील्ड में ऐसे आउटपुट कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी तक आपने हरा की जो हमारी तरफ से जो डेवलपमेंट हुई है प्रोडक्ट्स की, तो उनमें क्या क्या चीज़ें आपने अब तक इस्तेमाल की हैं? हरा की मैंने नीम ऑयल यूज़ किया है, आलीशान रिज़ल्ट है उसकी। हरा का ग्रो यूज़ किया है, हरा का ट्राइकोडर्मा यूज़ किया है, हरा का एक प्लूम टाइप की वैरायटी थी फ्लावर बढ़ाने की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ब्लूम किस में आपने यूज़ किया है सर? ब्लूम जो था फ्लावर पे, मैंगो पे हमने यूज़ किया, अच्छी रिजल्ट आई मैंगो की साइज़ बढ़ाने पे। वेजिटेबल्स के लिए रिकमेंड था, वेजिटेबल्स का हमें नहीं लगा। ठीक है, तो आपका गन्ना भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, और कॉटन पे हमारी बात हुई है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन जो है हम गन्ने पे करते हैं। थैंक यू।